बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स के बारे में। तो डिसीजन ट्री इंडक्शन वगैरह में ये हमारे पास आता है, ये उसी की टाइप्स हैं। तो डिसीजन ट्री इंडक्शन थ्योरेटिकली आप मेरे इस चैनल से सर्च कर, इस ट्यूटोरियल में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रैक्टिकली जानेंगे कि हमारे पास डिसीजन ट्री इंडक्शन कैसे फाइंड वगैरह किया जाता है। डिसीजन ट्री, डिसीजन मतलब कि हमारे पास मुख्तलिफ, सिंपल बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ अल्टरनेटिव, मुख्तलिफ चॉइस होते हैं, मुख्तलिफ सोल्यूशन होते हैं एक प्रॉब्लम के। उनमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम हो रही है उसको एक ट्री के थ्रू देखने के लिए हम डिसीजन ट्री इंडक्शन वगैरह का जो है यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास एक हमें टेबल वगैरह गिवन होता है और हमने ट्री बनाना था। ये एक ट्री होता है तो उसकी ये हमारे पास यही चीज़ें आती हैं, यानी कि एक टेबल आपको पेपर वगैरह में गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि आपने इसका डिसीजन ट्री, इसके मुख्तलिफ मेथड एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स में अभी देखते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, तो और उनके बारे में जानते हैं। तो हमारे पास इसके तीन मेथड हैं, एक इंफॉर्मेशन गेन है, दूसरा हमारे पास गेनिंग इंडेक्स है और तीसरा गेन रेशियो है। तो जो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन को आपको फाइंड करने के लिए आपको ये तीन फार्मूलाज जो है वो आने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बुक में से दिखाया था, यानी कि यही फार्मूला बुक्स में लिखे, लेकिन आपको वहाँ समझ आने वाली नहीं है। मैं सिंपल बिल्कुल अपनी वर्डिंग में लिखे, बाकी बुक में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन का जो अभी आपने देखा है पहला फार्मूला वो इसी तरह, यानी कि इस फार्मूले को यहाँ समझाया था और उसको मैंने थोड़ा सा क्लियर कट लिखा है जिस तरह इस बुक में जो है वो सॉल्व किया गया। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन डी, इसको कुछ भी आप कह सकते हैं, उन्होंने नाम दिया इंफॉर्मेशन गेन का, तो आप कोई भी देख सकते हैं। उसके बाद ये सिग्मा है, जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिग्मा है, मतलब कि प्लस होता है इसका, और आई इक्वल टू 1, मतलब कि ये स्टार्टिंग 1 से होगा लास्ट तक चलेगा, जितने भी हो गए, एम का मतलब लास्ट तक होता है। तो पी आई log 2 पी आई, आप पी आई के मतलब इसकी जगह यानी कि नंबर आप ऐड करें, जितने भी होंगे उनको प्लस करते जाएंगे। अगर यहाँ स्टार्टिंग में चूँकि माइनस है तो इसका मतलब कि माइनस होंगे, लेकिन उनका सबका अगर माइनस माइनस भी तो क्या होता है वो प्लस ही होता है, इसलिए ये माइनस 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 ये प्लस में ही चले जाते हैं। तो ये पहला फार्मूला था जिसमें उन्होंने लिखा, मैं आपको वो सिंपल वर्डिंग हुआ। उसके बाद ये दूसरा फार्मूला यहाँ बहुत मुश्किल ये लिखे हुए। उसके बाद ये तीसरा फार्मूला, ये बिल्कुल ईजी था और ये आसान है, वहाँ जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद चलते हैं, उन्होंने पहले ये इन्फॉर्मेशन गेन यहाँ निकाली हुई है, अभी ये देख सकते हैं बहुत ही शॉर्टकट में आ रही है, यहाँ जैसे कि ये निकलती इसकी पूरी एक कैलकुलेशन है जो कि यहाँ नहीं की गई। उसके बाद जो आपको पेपर में गिवन होगा वो इस तरह का आपको एक टेबल गिवन होगा और आपको कहा जाएगा जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन के थ्रू हम आपको सिंपल कह दिया जाएगा कि आप डिसीजन ट्री इसका बनाएं। तो अब वो आपको तो तीन मैथड उनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आप नहीं तो आपको अगर कहा गया तो आपने वही अप्लाई करा। तो इस मेथड में जो हम देखने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में वो इन्फॉर्मेशन गेन सिर्फ देखेंगे। उसके बाद ये सेकंड इन्होंने यहाँ सोल्यूशन वगैरह दिए, तो देख सकते हैं यहाँ बुक में आपको इतनी समझ आने वाली नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसको कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं और इसके बारे में हम जो है वो जानते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहला फार्मूला, जो आपने ये तीन फार्मूले याद रखने और इन्हीं को यूज़ करना है, वो वाले आपको अगर आप पढ़ के भी देखेंगे तो आपको उसको समझ आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आई, और आई के बाद पी एन, मतलब कि जो हमें एग्जाम्पल ये पी एन आप कुछ भी यहाँ सपोज कर सकते हैं, पी एन ए बी सी, कुछ भी पी एन एक्स वाई जी, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। उसके बाद पी ओवर एस, पी ओवर एस मतलब कि पी हमारे पास कोई भी पी यहाँ जो यूज़ किया गया वो हमने यस के लिए यूज़ किया, और एस मतलब कि यस और नो जो टोटल होता है वो आप नीचे लिख देते हैं। log 2 हमारे वैसे फार्मूले का, और पी ओवर एस है। तो अब यहाँ पी ओवर एस, पी यहाँ ये भी वही है। उसके बाद माइनस है, और एन ओवर एस, एन यहाँ जो यूज़ किया गया वो नो के लिए यूज़ किया गया, एन ओवर एस। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कोई भी, ये जैसे आपको जितने पास आप एट्रीब्यूट्स अभी आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ लग जाए कि यहाँ जितने भी आएंगे आपने इंक्रीज़ कर देना। उसके बाद एन ओवर एस मतलब कि दूसरी जो वैल्यू वो लिखते हैं, दूसरी वैल्यू मैं यहाँ नो को ज्यूम कर रहा हूँ, एन से नो ले रहा हूँ। तो
आपको जिस तरह वैल्यू गिवन होगी आप उस हिसाब से फार्मूले को लिखते हैं। उसके बाद log टू n एस, एस का मतलब यहाँ देख सकते हैं, एस का मतलब p प्लस n। इसको अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ लें। बाकी जब इसके बाद यहाँ फिर माइनस, फिर इस तरह जैसे यहाँ y लिख रहे कुछ भी और इसको सो ऑन जितनी आपके पास वैल्यू होंगी उस तरह लिखते जाएँ। ये हमारे पास पहला फार्मूला। इसके थ्रू हम ओवरऑल जो हमारा टेबल होगा उसकी जो है इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं। तो उसके बाद ई को मैंने यहाँ जो एट्रोपी को ई से लिखा हुआ है, तो ये एट्रोपी मतलब यहाँ हमारे पास उसी तरह समेशन है जो सम के लिए यूज़ होती है। तो इसमें पी आई प्लस एन आई, यानी कि जो भी हम एट्रीब्यूट, जो भी हम, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि एट्रीब्यूट्स के, तो वो जो यूज़ कर रहे हैं कॉलम, वो उसका हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद पी प्लस एन मतलब कि टोटल उसकी इंफॉर्मेशन, और फिर इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं किसका, एट्रीब्यूट का। हाँ, ये जो सेकंड फार्मूला ये सारा इंट्रोपी निकाला जाती है किसकी, जो हमारे पास आप समझ लें कि जो कॉलम होते हैं उनकी, और जो ऊपर वाला फार्मूला वो ओवरऑल के लिए यूज़ होता है, जबकि ये सेकंड एंट्रोपी वाला जो है एट्रीब्यूट्स के लिए हम यूज़ करेंगे, और जो गेन है वो टोटल ओवरऑल में से माइनस कर देंगे एंट्रोपी, तो हमारे पास गेन आ जाएगा। तो इस गेन के थ्रू हम फिर जो ड्रा करेंगे एक जो डिसीजन ट्री। तो उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बुक से उठाई है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि बुक में जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये पहला स्टेप जो है ये बुक में इस तरह दिया गया था, यानी कि जी आपको नज़र आ रहा होगा जो बुक में पहला स्टेप था वो ये हमारे पास था, ये ऊपर वाला, ये वाला पहला स्टेप था बुक में। उसके बाद जो सेकंड स्टेप इन्होंने किया वो ये वाला स्टेप किया गया था दूसरे फार्मूले, और तीसरे फार्मूले से ये लिखा गया। अब देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट है, यहाँ समझ आने वाली, तो अब मैं इनको आपको समझाने की कोशिश। सबसे पहले तो आप देखें कि ये हमारे पास एक टेबल है जो आपको गिवन होगा, उसमें जो आपने ओवरऑल इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है वो हमेशा याद रखेंगे ये क्लास है और ये उसके एट्रीब्यूट्स, ये इतने जो कॉलम है ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपने जो ओवरऑल जब पहले फार्मूले को यूज़ करना और ओवरऑल टेबल की जो इन्फॉर्मेशन गेन करनी है वो आपने क्लास की हमेशा, जहाँ भी आपको क्लास गिवन हो क्लास लिखा होगा और उसके बाद आपका कॉलम, तो उसकी आपने करें। यहाँ क्लास लिखा हुआ है बायस कंप्यूटर के लिए, यहाँ इसलिए इसके साथ आप यूज़ करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला फार्मूला आप देख पा रहे हो कि वही उस फार्मूले का हम जो है वो यूज़ करेंगे जो अभी आपने देखा था। तो वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास पहले था माइनस, और उसके बाद p ओवर s log 2 p ओवर s माइनस, उसी तरह n ओवर s log 2, उसी तरह हमारे पास n ओवर s, और उसके बाद यहाँ जो आंसर लिखा गया ये डायरेक्ट इन्होंने सारा कुछ लिखा है। अभी इनको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर किस तरह आपके पास आता है। तो सिंपल ये हमारे पास अब ये वैल्यू कैसे, पहले तो ये मैं आपको वैल्यू समझाऊँ उसके बाद इसको शॉर्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास अब 9 कहाँ से आया, 9 का मतलब यस है, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, बाकी आप सारे को फिलहाल भूल जाइए, जो लिखा हुआ इसको सिर्फ देखें। तो इसको देखें इस भाई यस कितनी बार है, तो यस इसको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 दफ़ा यस आ रहा है, तो यहाँ इसलिए यस, और टोटल हमारे पास देख सकते हैं 14 है, तो यहाँ इसको काउंट में ये 14 होंगे, तो ये हमारे पास टोटल 14 आ गया। तो जितनी भी रोज़ होती हैं वो हमारे पास टोटल आती है। तो हमारे टोटल हमारे पास n प्लस p भी करेंगे तो ये वही आ जाएंगे, टोटल जितनी भी रोज़ होती है वो लिख देते हैं। उसके बाद log 2 ये अभी आपको समझाता हूँ ये कैसे सोल्व होता है। उसके बाद 9 ओवर ये, उस तरह फिर 5 ओवर 14। 5 कहाँ से आएगा, 5 जितने भी 9 है वो आता है, यानी कि ये हमारे पास ये 9 है, इसी तरह दूसरा 9 2 हो गए, तीसरा 9 और चौथा 9, और उसके बाद हमारे पास ये 5वां 9, तो हमारे पास ये पूरे 5 9 हो गए। तो ये हमारे पास 5 और 9 देख सकते हैं 14 ही होते हैं, तो ये हमारे पास 9 यस और 5 नो। तो इस तरह इनको आप लिख लें। अब ये आंसर कैसे आया, ये मेन फोकस है और ये मेन चीज़ आपको समझने वाली है। तो इसमें हमारे पास देखें, तो फिलहाल आप ये जो आंसर है इसको भूल जाएं, ये जो आंसर है इसको भूलें, और ये जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं अब इसी के मुताबिक ये तो आपको समझ आ जो, क्योंकि ये क्या है ये इसको बस अंडरस्टैंड करें, बाकी इसको अभी आप रहने दें। तो आप इसको सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप कॉमन ले लें जो माइनस है, साथ में देख सकते हैं माइनस जो है वो आ रहा है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि ये बार बार माइनस हमारे पास ना है। तो माइनस कॉमन लिया और उसके बाद यहाँ एक आप ब्रैकेट का यूज़ करें।
उसके बाद ये सिर्फ अभी मैं आपको ये वाला समझा रहा हूँ, बाकी ये इसको अभी बाद में हम देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप हमारे पास आपने ये लिख लिया और ये सारी वैल्यू उसी तरह लिखते, तो 9 ओवर हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपल आप 9/14 यहाँ लिख देंगे, उसी वैल्यू को सारी। तो इसमें जस्ट मैंने जो चेंज किया वो देख सकते, दो चीज़ें ही चेंज की गई हैं। एक तो हमारे पास यानी कि यहाँ माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ भी प्लस आ गया और यहाँ भी प्लस आ गया, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह ये जो ऊपर लिखा था वही इस तरह मैंने लिख लिया। अब सेकंड स्टेप में तो यहाँ उसी तरह माइनस जो है वो बाहर लिख लेते हैं और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप 9/14 करें, तो जब आप 9/14 करेंगे तो आपके पास 0.64 आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेटर के साथ करके देख लें, तो ये हमारे पास 0.64 आएगा, 0.64। उसके बाद आप जस्ट उसी तरह यहाँ इसको ब्रैकेट में अगर आप लिखें तो ताकि आपको पता रहे कि ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 0.64। उसके बाद log 2 उस तरह लिख दें, तो यहाँ जस्ट उसी तरह मैं log 2 लिख रहा हूँ, log 2। तो इसको log 2 लिख लें और उसके बाद 9/14 है, तो ये हमारे पास वही 0.64 आ जाएगा, 0.64 आप इसको लिख लें। तो इसको मैंने 0.64 लिख दिया और उसके बाद जस्ट उसी तरह प्लस लिखें और 5/14 लिखें, और इसको जब आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट, इसको लिख लें 0.357 आ जाएगा, 0.357। इसको आप कैलकुलेटर के साथ चेक करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह मैं आपको कैलकुलेटर से ये सॉल्व करके बता रहा हूँ। उसके बाद log 2 हमारे पास आ जाएगा, log 2, और इसी तरह ब्रैकेट में हमारे पास वही जो अभी मैंने आपको बताया था कि 5/14 करेंगे तो 0.357 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जो मेन पॉइंट है इस पूरे एल्गोरिथम में देखने वाली वो आ चुकी है, तो बड़े ध्यान से आपको देखना होगा, यानी कि लॉग को सॉल्व के log 2 कैसे लेते हैं। तो उसी तरह माइनस और ब्रैकेट उस तरह डाल लेंगे और उसके बाद 0.64 लिख लेंगे, 0.64। और अब जो चीज़ है वो देखने में log को कैसे, तो उस log को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे आप log 10, ये फार्मूला log 10, ये इसी तरह ही रहेगा, log 10 लिखेंगे। जहाँ भी log 2 है उसको सॉल्व करने का यही मेथड है। सबसे पहले log 10 लिखें और उसके बाद इसको ऊपर इसकी पावर लिख दें, यानी कि log 10 लिख देंगे, उसकी पावर 0.64 और डिवाइड कर देंगे log 10 को, log 10 और उसकी पावर 2, इस तरह आप लिख देंगे। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं, जस्ट आपने प्लस कर देना और सेम उसी तरह ये लिख लेना, यानी कि जैसे आप लिख के जा रहे हैं। तो 0.357 और उस तरह log लिखने के लिए log 10 लिखें, log 2 को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेटर से इस तरह आपको आंसर नहीं आता तो log 10 लिखेंगे और उसकी पावर लिख देंगे ये जो लिखी हुई है, तो इसको पावर मिली 0.357, इसको उस तरह लिख दिया और उसके बाद डिवाइड कर देना आपने ये जो log 10 लिखा है इसको। तो इसी तरह आपने इसको log 10 की पावर 2 लिख देना। इस तरह आप जो है log को सोल्व कर सकते हैं।
तो इसके बाद इसको ब्रैकेट में डाल दें। तो उसके बाद मैं यहाँ रेज नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, इसके ऊपर ही लिखे आ रहा हूँ। तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और उसके बाद यहाँ जस्ट ब्रैकेट डाला और उसके बाद 0 पॉइंट आप उसी तरह लिख दें 0.64 लिखेंगे। और 0.64 लिखने के बाद जस्ट आपने अब लॉग को सोल्व करें। तो लॉग को सोल्व करने के लिए आप अपने कैलकुलेटर पे क्या करें, लॉग का बटन दबाएं। लॉग का बटन दबाने के बाद 0, उसके बाद एक ब्रैकेट दबाएं, ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट, और उसके बाद 0.64 और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ गया। आप लॉग 10 वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आपने लॉग, फिर बता रहा हूँ, लॉग लिखना है और लॉग लिखने के बाद ब्रैकेट डालनी है और 0.64 और ब्रैकेट डालनी है। तो जस्ट आप जब ये करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। हमेशा ये इस तरह के जो आंसर आएंगे क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस लिखेंगे और उसके बाद 0.45 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ 0.45 आंसर आएगा। उसी तरह अब log 10 2 निकालना है तो आपने जस्ट क्या करना है, log का बटन दबाना है और log उसके बाद 2 और इक्वल दबाना तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमेशा हमारे पास 0.301 आ जाएगा। और उस तरह ये हमारा log ये सॉल्व हो जाए। आप दूसरा log भी आपने बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है, प्लस उसके बाद और उसके बाद ये वैल्यू जो आपने लिखी हुई है इसको उसी तरह लिख देना है 0.357। जब ये लिख लेंगे आप दूसरा लॉग आ गया, इसी लॉग को उस तरह सोल्व कर देना आपने। तो जस्ट क्या करेंगे आप सबसे पहले उसी तरह लॉग जो है वो प्रेस करेंगे। लॉग प्रेस करने के बाद ये ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट डालने के बाद 0.357 और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल करेंगे तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। और ये भी आंसर हमेशा देखें माइनस में ही आएगा, माइनस, और उसके बाद आंसर लिख देंगे आप। सॉरी ये हमारा कैलकुलेशन में मिस्टेक आ गई। ये जो वैल्यू 0.45 मैंने लिखी है वो इसकी वैल्यू आएगी 0.45 डिवाइडेड बाय 0. नीचे वाला उसी तरह लॉग देना है तो आपके पास ये सेम दोनों चीज़ें 0.431। और यहाँ जो हमारे पास लॉग जब आप प्रेस करेंगे ये आप वाली वैल्यू, तो सॉरी यहाँ ये वाली वैल्यू नहीं आएगी बल्कि ये वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, ये हमारे पास आएगी -0.19। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप इसको बहुत ध्यान से करना, सबसे पहले आपने लॉग को प्रेस करना, लॉग के बाद ये ब्रैकेट डालनी है 0.64 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल का प्रेस बटन करेंगे तो आपको -0.19 आ जाएगा। और उसके बाद लॉग 2 को आपने प्रेस करना, लॉग 2 को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपने प्लस कर देना और उसी तरह इसको भी सॉल्व कर देना और इसको यहाँ लिख देना। आप आगे मूव ऑन करते हैं तो आप सिंपल ये कैलकुलेशन ही है, तो यहाँ इसको वही माइनस डाल दिया और उसके बाद आपस में इनको क्या करना है कि पहले डिवाइड करना और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो 0.64 वही मेन पॉइंट था जो अभी हमें लॉग का समझाया, बाकी वही सिंपल सी कैलकुलेशन जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। तो जस्ट आप ये वैल्यू लिख देंगे, हमारे पास माइनस में ही आएगी क्योंकि आप 0.19 डिवाइडेड पर 0.301 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.612। तो ये हमारे पास आ चुका है। और उसके बाद आप जस्ट क्या करना है, यहाँ उसी तरह प्लस लिख देना है और 0.355। तो जस्ट ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और
उसके बाद -0.45 डिवाइडेड बाई 0. इसको उसी हिसाब से डिवाइड करना, तो ये आपके पास -1.49 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट क्लोज करनी है और उसके बाद माइनस यहाँ लिखेंगे, माइनस लिख दिया और उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ माइनस, और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.39168 या 168 यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद फिर माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.53193 और उसके बाद ब्रैकेट जस्ट क्लोज कर देंगे और अब इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस का मतलब यहाँ फिर आप ब्रैकेट ओपन कर दें, तो जस्ट ये दोनों जो माइनस थे ये प्लस प्लस में हो जाएंगे, तो ये इस तरह लिखे जाएंगे 0. ये जो माइनस था ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपने 0.39168 प्लस, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस है उस तरह प्लस हो 0. जस्ट आपने 0 लिख देना और उसके बाद ये सारी ऊपर वाली वैल्यू उस तरह लिखनी है, यानी कि 53193। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, जब यहाँ इक्वल का सब के साथ आपने इक्वल डालते हैं, उसके बाद इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0. ये जो ऊपर लिखा हुआ है यही आंसर आपके पास आ चुका है, ये क्वेश्चन वही सॉल्व किया है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 0.940 बिट्स। बिट, तो ये हमारे पास जो पहला फार्मूला था वो सॉल्व हो चुका है। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ ये सारे को, यानी कि हमारे पास सबसे पहले जो आपको मैंने फार्मूला बताया था उस फार्मूला जब वैल्यू पुट करें तो ये वाली वैल्यू मैं आपको सारी समझा दूँ, ये वाली पुट करनी है और उसके बाद इसको आप सॉल्व, यानी कि ये लिखने के बाद आप log 2 वगैरह को सॉल्व करने के लिए सारे मेथड आपने इस तरह लिखते जाना है और उसके बाद यहाँ तक। तो ये हमारे पास जो पहला फार्मूला था वो कम्प्लीट हो चुका है और अब ओवरऑल जो हमारे पास जो टेबल था इसकी इन्फॉर्मेशन गेन निकल चुकी है। अब हमने एट्रीब्यूट्स, हर एक एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन गेन निकालनी है, तो यानी कि इंट्रोपी निकालनी है और उसके बाद गेन निकालना है। तो अब हर एक एट्रीब्यूट के हम जो गेन एट्रीब्यूट ऑलरेडी बता चुके हैं, तो सबसे पहले हम एज की निकालेंगे, फिर इनकम की, फिर स्टूडेंट, फिर क्रेडिट। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गेन, तो ये आप सारा नोट कर लें, यहाँ वीडियो पॉज करके मैं सारे को रेज करता हूँ, दोबारा इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो अब ये हमारा सॉल्व हो चुका फर्स्ट फार्मूला। अब सेकंड पे आते हैं तो उसको देखते हैं। तो सेकंड में आपको फार्मूला दिखा दूँ और फिर ये इस पे जो है मूव ऑन करते हैं। तो जस्ट आप देख सकते हैं ये हमारे जो फार्मूला, यहाँ जो ऊपर वाला फार्मूला हमने यूज़ किया ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड इंट्रोपी निकालते हैं। इंट्रोपी का मतलब अब यहाँ PI प्लस NI क्या, ये आपको अभी पता चल जाए। तो सबसे पहले PI हम निकालेंगे, उसे P यानी कि PI फिर NI और P, ये हमारे पास P प्लस N वही S है, तो S हमारे पास टोटल 14 था, तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है। तो यानी कि P इक्वल टू 9 है, ये जहाँ भी यूज़ हो रहा है ये सिंपल P जो है वो इक्वल टू हमारे पास यस जो हमारे पास 9 अभी आपने देखा है, और जो हमारे पास N था वो हमारे पास जो है वो 5 है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। और अब हम ये क्या है, PI और NI ये हर एक एट्रीब्यूट के लिए निकाला जाएगा और उसके बाद हम निकालेंगे I, PI और NI। तो ये इसको आप कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो ये आपको ये नज़र आ रहा है, इसकी आपको अभी फिलहाल जो है वो समझ आने वाली नहीं है, तो मैं थोड़ा सा टेबल बनाता हूँ और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम एज एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो एज एट्रीब्यूट है इसकी जो हम इंट्रोपी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ यूथ है, एक एट्रीब्यूट यूथ है, दूसरा एट्रीब्यूट मिडिल है और तीसरा हमारे पास सीनियर है। तो जस्ट अब हम एट्रीब्यूट यहाँ लिख लें आप इंट्रोपी ऑफ एज,
यहाँ पूरा लिख लेंगे आप। तो इंट्रोपी ऑफ एज यहाँ पूरा लिख लें, इंट्रोपी को आप पूरा लिख लें, इंट्रोपी ऑफ एज मैं लिख रहा हूँ, जस्ट यहाँ एज ही लिख रहा हूँ। तो ये आप हम इंट्रोपी ऑफ एज निकालने वाले हैं, इस तरह लिख लेंगे। और उसके बाद एक टेबल आपको बनाना होगा। तो टेबल कैसे बनाएंगे, जस्ट आप यहाँ 3 एट्रीब्यूट्स लिख लेंगे। फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास यूथ है, यूथ में पूरा लिख देता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें। पहला यूथ, दूसरा हमारे पास मिडल एज्ड, तो मैं जस्ट मिडल एज को मिडल लिख रहा हूँ। यहाँ जस्ट मिडल लिख लेते हैं, तो ये आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये मिडल लिखा हुआ है। और तीसरा हमारे पास सीनियर है, जस्ट मैं यहाँ सीनियर लिख देता हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि ये सीनियर है, स्पेलिंग आप चेक कर लें बस। ये भी आपको ये, तो ये हमारे पहला यूथ है, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा मिडिल है और तीसरा सीनियर है। आप इसी तरह 2 और कॉलम बनाएंगे और उसके आगे हम लिख देंगे यानी कि 2 ये चीज़ें, यस या नो, यानी कितनी बार यस आ रहा है और कितनी बार नो आ रहा है, इस चीज़ को आपको लिखना होगा। और यस और नो मतलब कि पी आई जो हम फाइंड कर रहे हैं, पी आई और एन आई, ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ हमें क्या 3 चीज़ें, ये पी प्लस एन, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारे पास पता है। आप 3 चीज़ें निकालें, पी आई, एक एन आई और आई पी आई एन आई, तो ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो जस्ट आप पी आई जो है वो फाइंड करें। तो पी आई यूथ के लिए क्या है, पी आई मतलब कि कितने यस हैं, तो पी यूथ के लिए यस कितने आप वो देखें। यूथ के लिए यस पहला भी नो है, दूसरा भी नो है। इसके अलावा हमारे पास यूथ के लिए यहाँ फिर आप देख सकते नो है, और इसके अलावा ये यहाँ हमारे पास ये यस है यूथ का, और इसके अलावा ये यस है। तो यूथ के यस हमारे पास कितने होगा, 2 यूथ के यस हैं। और उसके बाद यूथ के लिए नो 2 नो हो गया, यूथ और तीसरा यूथ जो है ये हमारे पास इसका नो, तो 3 हमारे पास नो आ गए। इसी तरह मिडल के लिए यस और नो देखेंगे। मिडल के लिए पहले यस देख लेते हैं। तो मिडल के लिए हमारे पास एक यस है, उसके बाद दूसरा यस हमारे पास आ चुका है, और उसके बाद तीसरा भी यस और चौथा भी यस है। तो जस्ट यहाँ हम जो है 4 लिख देंगे। और उसके बाद नो देखेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 ये मिडल में है और कोई भी नो नहीं है, तो यहाँ जस्ट 0 लिख देंगे। इसी तरह अब हमारे पास हमारे सीनियर है, तो सीनियर में यस देखेंगे, 1 2 और 2 और ये हमारे पास सीनियर में ये भी नो है और ये 3, तो सीनियर में हमारे पास 3 जो है वो आ जाते हैं यस। और अब नो देखते हैं, तो हमारे पास सीनियर में नो जो है 1 और 2, तो 2 हमारे पास जो सीनियर में नो आ चुके हैं। तो ये हमारे पास 2 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक लिखा या नहीं। तो कितने 5 4 9 और 5 14, टोटल हमारे पास 14। तो देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल 14 आ चुके हैं। तो अब ये चीज़ आप इस टेबल को देखते हुए अब आपने जो तीसरी चीज़ फाइंड करनी है वो भी यहाँ इसके आगे ही लिख देते हैं। तो जस्ट आपने अब जो फाइंड करना है वो हमारे पास था आई था, और उसके बाद पी आई कोमा एन आई। तो पी आई एन आई लिख दिया। तो अब पी आई एन आई जो हमने फाइंड करना है, तो अब हमने पहले थोड़ी देर पहले जो है वो फाइंड किया, वो क्या किया था, वो यही किया था फाइंड। अभी जो मैं आपको ये दिखाया था, यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो डी लिखा है इसकी बजाय आप यहाँ जो है इसको लिख सकते थे इस तरह भी, यानी कि आई, इसको आई रहने दें, बल्कि इसको इस तरह ब्रैकेट डालें और ये इसको आप पी लिख सकते हैं, पी कोमा एन। अब इसकी जगह जो है वैल्यू, जिस तरह ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी ये वाली, आप वैल्यू यानी कि 9,4 आप यहाँ लिख सकते थे इसकी जगह। तो इसी तरह ये हमने फाइंड
तो यहाँ जो आपने देख पा रहे हैं बुक वालों ने सिंपल सा सीधा सीधा लिख दिया सबको, अब ये सॉल्व करना बहुत लेंथी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ये वाली चीज़ों को भूल जाएं, ये जो लिखी हुई है अभी ये सारी अभी तक इनको भूल जाएं। सबसे पहले आप क्या करें कि आप इस कावरे को भूल जाएं, ये आप समझ के है नहीं, सिर्फ वो सिंपल और ये फाइंड करें अब ये वाली चीज़ें। तो आप देख पा रहे हैं ये जो जितना ये वाला लिखा हुआ है, क्या ये वही चीज़ नहीं जो ऊपर हमने फाइंड की है, सिर्फ और सिर्फ ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब 2 और 5 कहाँ से आया, ये हमारे पास 2 और 5 मतलब अगर 2 ये आ गया, फार्मूला वही ऊपर वाला जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था वही फार्मूला है और कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये जस्ट आपने 2 क्या रखना, P2 लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये आप 2 पहले 3 पहले जो मर्जी आप पहले लिखेंगे ये कोई गलत नहीं है, जैसे कि 9 पहले लिखें या 5 पहले बाद में लिख लें, इससे कोई नहीं। P पहले लिख लें, N पहले लिखें, N पहले लिख लें, P लिख लें, ये कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ अज्यूम की हुई है और फार्मूला को यानी कि सिंपल किया गया। अब इस तरह ये इक्वेशन को ये इसको लिखें और आप सॉल्व आप इजीली कर लें, जैसे कि पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ये भी उसी तरह सॉल्व होगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद क्या करना है आपने, आप 4 और 0 को सॉल्व करें, यानी कि उसके बाद स्पेस नहीं होती कि हम उसको दोबारा जो है वो सॉल्व कर सकें। तो जस्ट आप इसको आपने ये सॉल्व कर लेना है और उसके बाद आपने ये तीसरे को भी उसी तरह सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। तो आंसर क्या आएंगे, जहां आप आंसर लिख लेंगे तो सबसे पहले का जो आंसर आपके पास आएगा वो आ जाएगा 0 पॉइंट, आप इसको सॉल्व करके चेक कर लें, 0.966 आ जाएगा। जब भी आप इसको सॉल्व करने का आपको ज़रूरत है, जब भी एक इन दोनों में से एक 0 होगा तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं ये 0 ही आएगा, जो भी इनमें दोनों में से बेशक जो भी 0 वो 0 था। और उसके बाद 2 3 का हमारे 0.966 आया, तो 3 2 का भी वही हमारे पास आंसर, जो कि आपको बता चुका पहले जो मर्जी लिखे, चूँकि प्लस हो रही है वैल्यू इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 966 आ गया। तो इस तरह आपने जब 966 आ गया तो अब ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह ये जो आपने ये सारा लिखा है, मैं इसको एक बार थोड़ा रेज करके आपको दिखा देता हूँ कि अब इसकी जगह क्या आता है कि यानी कि ये जो आपने अभी सारा लिखा है, तो इसकी जगह आप सिंपल आप ये लिख लेंगे इन वैल्यू की जगह, तो और आप कॉपी पर भी सॉल्व करें, यानी कि ये वैल्यू लिखने की बजाय आप ये लिखें 5/14। अब 5 क्या है, 5 मतलब टोटल कितना यूज था 5, 2 और 3 कितना हो गया 5। तो इसलिए ये हमारे पास ऊपर 5 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 14, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी फार्मूले में दिखाया कि ये हमारे पास वही आ रहा है, यानी कि Pi + Ni के हमारे पास 5 है और P + N हमारे पास क्या है 14, और अब इसकी वैल्यू हम जो है वो पुट करें, यानी कि ये आप वैल्यू ही पुट करें। तो 5/14 आ गया, मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू अभी आपके पास ये वाली वैल्यू आई है ये लिख देनी है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ आप लिख देंगे। तो ये वाली वैल्यू आप 0.966 लिख देंगे और उसके बाद आपने ये प्लस का साइन डालना है और इस सारे की जगह सिंपल अब आप कॉपी पे इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और बात कि सॉल्व तो आप इसको लेंथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सॉल्व होने वाला ये नहीं था, बहुत मुश्किल। तो यहाँ जस्ट आपने जो है वो 0 लिख देना क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं है, और तीसरे की भी प्लस और ये इसको वैसे ही रहने दें, और यहाँ जो मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारे पास 0.966। अब आप इसको सॉल्व करें, जस्ट आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद प्लस करना है, और प्लस करने पर 0 को फायदा नहीं, उसके बाद प्लस करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके इसका जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास जब आंसर आ जाएगा तो हमारी जो ट्रॉफी है वो सक्सेसफुली फाइंड हो चुकी है। अब हाँ हमारे पास जो IP, N भी नहीं, यानी कि इन्फॉर्मेशन गेन भी निकल चुका और ट्रॉफी भी निकल चुका। अब हमने गेन फाइंड करना है, तो गेन फाइंड करने के लिए ये इस वाले में से इसको माइनस ई कर देते हैं, तो यानी कि इंफॉर्मेशन गेन माइनस जो हमारे पास इंट्रोपी आ जाता है। तो अब यहाँ जस्ट क्या करेंगे, आपको माइनस कर देना, ये वही लिखा हुआ है, ये गेन एज के लिए और इन्फो डी वगैरह के लिए आप वही जो फार्मूला भी मैंने वहाँ आपको पहले पीछे दिखाया
वो वाला लिख सकते हैं। और उसके बाद यही लिखा हुआ है 0.940 ये वाली जो वैल्यू इसमें से माइनस की गई है ये वाली वैल्यू और टोटल लिख दी गई जो भी आंसर है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। इसी मेथड सारे से आपको क्या फाइंड करना होगा, जिस तरह आपने ये एज फाइंड की है आपको इनकम फाइंड करनी होगी, स्टूडेंट फाइंड करना और क्रेडिट फाइंड करना होगा, जो कि ये आप नीचे लिखा हुआ है आपने सारों को फाइंड करना है। ये रेडी मैंने या ये बुक वालों ने इस तरह लिख दिया इन तीनों को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आप सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल सेम आएंगे। तो अब हमारे पास ये वर्क हो चुका है कंप्लीट। अब हम डिसीजन ट्री जो है वो बनाएंगे। तो डिसीजन ट्री कैसे बनेगा, तो इसमें देखें अब यहाँ जो डिसीजन ट्री मतलब कि सबसे पहले जो बड़ी जिसकी वैल्यू आएगी, तो एक हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0. अब सब हमने गेन की वैल्यू देखनी है। तो एज की कितनी है 0.246, तो 0.246 आप इसको जो है नोट कर लें ताकि इसको मैं रेज करूँ और फिर मज़ीद हम इसको जो है ट्री कैसे ड्रा करते हैं। बेसिक हमारा जो पॉइंट आ चुका है वो ट्री जो है ड्रा करना है और ये मेन फोकस आपका होना चाहिए। ट्री जो आपको बिल्कुल क्लियर और सही आपको जो है वो ड्रा करना होगा। तो ट्री कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहले जिसकी वैल्यू हाई होगी वो हमारा रूट बन जाएगा और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट सारे वो लिखेंगे और उसके बाद दूसरा जो है वो सेकंड और फिर चाइल्ड और फिर उसके बाद तीसरा और चौथा, यानी कि जो पहले जिसकी बड़ी वैल्यू उसको पहले यूज़ करेंगे और जिसकी वैल्यू उससे कम आएगी उसको बाद में इस तरह सुवांजित, और जिसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको चौथे नंबर पर हम जो है वो यूज़ करेंगे और चौथे नंबर पर तो लास्ट पर यूज़ करेंगे जो बिल्कुल लास्ट में जो भी आ रहा होगा तो उस पर आपको जो है वो यूज़ करना होगा। तो यहाँ जो ये लिखा भी हुआ है ग्राफ, ये ट्री बना हुआ है, लेकिन यहाँ आपको समझ नहीं आएगी। इस ट्री को मैं दोबारा आपको यहाँ जो कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ। तो बुक में आपको एक मिस्टेक मिलेगी, यहाँ जो नो लिखा है इसकी जगह येस है और यहाँ जो येस है इसकी जगह नो है। आप अगर बुक पे देखें तो इस तरह लिखा है, लेकिन ये बुक वालों ने गलत लिखा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ आप एग्जाम्पल सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ आपको फिर मिस्टेक नज़र आएगी। तो आप इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू देखते हैं हाई किसकी है, तो 0.246 है, इसी तरह 0.029 है और उसके बाद हमारे पास जो एज है वो हमारे पास 24 है, जबकि हमारे पास जो इनकम है वो हमारे पास 02 है और जब स्टूडेंट की बात करेंगे वो हमारे पास 15 है, जबकि हमारे पास जो क्रेडिट रेटिंग है वो हमारे पास 0.04 है। तो पहले सबसे हाई किसकी है, सबसे हाई हमारे पास वैल्यू आ रही है जो है एज की। एज के हमारे पास क्या है 0.24 और ये हमारे पास कितनी 15 है और ये हमारे पास 0.02 है और 0.4 है। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी आई हमारे पास एज की। तो जस्ट आपने क्या करना है यहाँ जो एज लिख लेना है, जस्ट आप यहाँ एज लिखेंगे, यहाँ एज लिख लेंगे और उसके बाद आपने इसके जो अब एज के कौन कौन से एट्रीब्यूट है वो लिखेंगे। हमारे पास एज के 3 एट्रीब्यूट यानी कि यूथ है, मिडल है और सीनियर है। तो जस्ट आपने ये 3 एट्रीब्यूट्स इसके लिख लेने हैं, 3 एट्रीब्यूट्स लिख लूँगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले आप जैसे मर्जी यहाँ मैं यूथ लिख देता हूँ, बुक में इसके बहुत मुश्किल मेथड दिए, मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर। बाकी उन्होंने तो टेबल छोटे छोटे करके काट प्रोनिंग करके किया उस तरह वो बहुत लेंथी हो जाता है। उसके बाद जस्ट मिडल में यहाँ मैं मिडल वाला एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, या आप वो साथ ये लिखे हुए हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। या मिडल के मैं सिर्फ एम यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद हमारे पास यूथ, मिडल और सीनियर के लिए मैं जस्ट यहाँ एस लिख रहा हूँ। ये आपको समझ आ रहा है, मैं तो चूँकि एक चीज़ बोल रहा हूँ साथ ये लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं इसके लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। अब यूथ को सबसे पहले एज में यूथ देखेंगे तो यूथ में यस है ये नो है, तो चेक करते हैं हमारे पास एज में हमारे पास यूथ नो, सबसे पहले हमारे पास नो आ रहा है, उसके बाद यूथ फिर नो आ रहा है और उसके बाद हमारे पास यूथ यस आ रहा है। मतलब कि ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते, यस और नो दोनों है। जब आपके पास बिल्कुल सेम एक ही चीज़ आएगा कि यहाँ यस होगा या नो, तो फिर आप वो डिसाइड करें, क्योंकि यहाँ कोई भी डिसाइड नहीं हुआ तो हम जो सेकंड लोएस्ट वैल्यू है वो लिखेंगे। तो ये इसके ये हमारे पास पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आ रहा है वो लिखेंगे। तो 0.15 हमारे पास जो आ रहा है, तो आप इसके यूथ के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ इसका आप स्टूडेंट के हिसाब से हम डिसीजन करेंगे। जस्ट यहाँ मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ,
जस्ट यहाँ जो मैं स्टूडेंट लिख दिया, यहाँ स्टूडेंट लिखा और उसके बाद सेकंड में अब आते हैं। तो स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट है वो भी लिख लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट के कितने एट्रीब्यूट, स्टूडेंट के हमारे पास 2 येस या नो। तो जस्ट आपने यहाँ जो है एक पे येस लिख लें और एक पे नो लिख लें। तो जस्ट मैं यहाँ नो लिख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ जो है वो येस लिख रहा हूँ। तो आगे मूव ऑन। और यहाँ हमारे पास अब मिडल में क्या है, मिडल में हमारे पास येस है या नो वो चेक करते हैं। तो मिडल में जो हमारे पास वो पहले देखेंगे हमारे पास मिडल पे तीसरे नंबर पे येस है, उसके बाद 7 नंबर पे भी हमारे पास येस है और उसके बाद 12 नंबर पे मिडल में देखेंगे तो येस है, 13 मिडल पे भी येस है। तो चारों पे येस है। तो इस अंडरस्टूड बात है, जब भी मिडल के लोग होंगे तो वो उसको हमेशा खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो यहाँ येस है तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक ही हिसाब का डिसीजन है तो इसलिए यहाँ जो येस आएगा। यहाँ जो हमने येस लिख दिया और उसके बाद हम जो है सीनियर पे देखेंगे। तो सीनियर पे हमारे पास पहले भी येस है, यहाँ येस है, उसके बाद फिर येस है और उसके बाद सीनियर पे नो है। तो मतलब यहाँ हम येस और नो कोई डिसाइड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चले जाएं। तो नेक्स्ट हमारे पास किसकी वैल्यू कम है, वो हमारे पास 0.048 है और ये हमारे पास 0.029 है। तो 48 वाला यहाँ हम जो लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्रेडिट में है, तो यहाँ हम क्रेडिट रेटिंग लिख देंगे। तो इसको क्रेडिट CR के नाम से मैं लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्रेडिट रेटिंग है, तो इस तरह इसको लिख देंगे। और क्रेडिट रेटिंग के हमारे पास एट्रीब्यूट फेयर एक्सीलेंट है, तो जस्ट इसका फेयर और एक्सीलेंट लिख देंगे। तो यहाँ जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ फेयर लिख दूंगा। सॉरी, ये मैं अभी आपको पहले नहीं बनाना होगा। तो जहाँ क्योंकि आपका अभी कोई कंफर्म तो होता नहीं कि यहाँ हुआ या नहीं, तो इसलिए आपको पहले ये नहीं सर्कल डालना होगा। उसके बाद इसको मैं यहाँ जो है वो फेयर लिख रहा हूँ। फेयर के लिए FAIR, तो ये मैंने फेयर लिख दिया। और यहाँ आप एक्सीलेंट, तो यहाँ एक्सीलेंट लिख देता हूँ। एक्सीलेंट के सिर्फ मैं EXE यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप कंप्लीट लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है कि माउस के थ्रू से लिखा नहीं आता। तो उसके बाद फेयर और एक्सीलेंट मैंने लिख दिया। आप इसको डिसाइड करना है कि ये दोनों कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये वाला लिख लें। तो एज, उसका एट्रीब्यूट्स को देखना है जो दोनों में है। तो सबसे पहले एज का हमने क्या कर देखना है, यूथ, और उसके बाद जो स्टूडेंट है उसका नो देखना है। तो देखते हैं हमारे पास कहाँ यूथ आ रहा है और नो आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास एज में यूथ आ रहा है और उसके बाद स्टूडेंट में क्या आ रहा है, नो। तो ये हमारे पास क्या है, नो। उसके बाद हमारे पास यानी कि यूथ में क्या आ रहा है, यस, और स्टूडेंट में भी हमारे यूथ में क्या आ रहा है और स्टूडेंट में नो दोनों में आ रहा है, क्योंकि हमने अब एज का जो है वो यूथ और स्टूडेंट का नो ये चेक करना है। तो ये हम दोनों चेक कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास ये, फिर हमारे पास जो है नो है और ये भी हमारे पास नो है। फिर स्टूडेंट को देखेंगे, स्टूडेंट का यानी कि यूथ का आ रहा है, यूथ हमारे पास ये आ रहा है और स्टूडेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास यूथ है और ये हमारे पास नो है। तो अब यहाँ भी हमारे पास जो है वो नो आ रहा है। उसके बाद यूथ में हमारे पास यहाँ यस है और यहाँ यूथ में ये भी हमारे पास यस है। तो यहाँ 3 बार हमारे पास नो आया और 3 बार ही यूथ है, तो मतलब कि हमारे पास ये नो ही होगा। तो अब सिंपल सी बात, अंडरस्टूड बात हो गई कि स्टूडेंट नहीं होगा तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, नो। यहाँ जस्ट आप लिख देंगे तो यहाँ आप जस्ट वो नो आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ मैंने नो लिख दिया। अब यहाँ नो हो गया। उसके बाद आप ये चेक करना है कि यूथ का जहाँ यस आ रहा है तो वहाँ क्या आ रहा है। तो यूथ ये हमारे पास यूथ है और यहाँ इसका यस आ रहा है, तो यहाँ भी हमारे पास वो यस आ रहा है। इसी तरह यूथ में यहाँ हमारे पास यस आ रहा है और यहाँ भी यस आ रहा है। तो आप डिसीजन क्या हुआ कि दोनों यस है, तो यहाँ भी यस ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास ये यस आ जाएगा, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद ये रेडी हो चुका है। अब एज में हमारे पास सीनियर और सीनियर का हमने फेयर लिखना है। तो एज में हमारे पास सीनियर हम देखेंगे, तो ये हमारे पास सीनियर और ये हमारे पास इसका जो फेयर है। तो सीनियर और फेयर होगा तो हमारे पास यस होगा। उसी तरह हमारे पास सीनियर है और फेयर है, सीनियर और फेयर है तो ये हमारे पास क्या होगा, यस है। उस तरह हमारे पास सीनियर है, ये हमारे पास एक्सीलेंट, ये नहीं देखेंगे, सीनियर है
और फेयर के हिसाब से हम देखें सीनियर और फेयर है तो ये हमारे पास यस है, इसी हिसाब से सीनियर है ये नहीं है कुछ भी। तो अब हमारे पास यहाँ भी हमारे पास सीनियर और फेयर आ रहा है तो वो हमारे पास यस आ रहा है, तो यहाँ हमने यस लिख देना है। उस तरह अब हम सीनियर और एक्सीलेंट को वो चेक करेंगे, तो जहाँ भी जो हमारे पास सीनियर और एक्सीलेंट आ रहा है वो लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ सीनियर है और यहाँ जो हमारे पास एक्सीलेंट हो तो हमारे पास नो है। इसी तरह हमारे पास ये सीनियर है और यहाँ हमारे पास फिर वो और एक्सीलेंट है तो ये हमारे पास नो आ रहा है। तो अंडरस्टूड बात है, यहाँ भी हमारे पास नो ही आएगा। तो यहाँ हमारे देखते हैं डिसीजन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और डिसीजन ट्री हमारे पास जो है बन चुका है। तो कितना आपको इजीली अंडरस्टैंड बाद में समझ आ रहा होगा कि किस तरह पहले यदि आपको टेबल की मतलब तो आपको ये पता नहीं चला कि क्या चीज़ है, लेकिन अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस एज के या कौन से लोग जो है वो लैपटॉप वगैरह को वो बायस करते हैं। तो इसको मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास अभी भी एक जो एट्रीब्यूट बचेगा था जिसको हमने यूज़ नहीं किया। तो अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट वो यूज़ हो जाते और हमारे पास कोई भी इस तरह को फाइनल चीज़ ना, ये तो सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो वो फिर हम मेजोरिटी देखें। अगर सपोज करें 3 हमारे पास येस है और 2 हमारे पास नो है तो वहाँ हम येस लिख देते हैं। जब लास्ट पे आ जाते हैं और कोई भी हमारे पास एट्रीब्यूट नहीं बचता तो अब हमारे पास अगर आप यहाँ भी अगर फाइनल ना था तो फिर यहाँ से आगे मजीद जिस तरह ये हमारे पास पहले एज फिर स्टूडेंट फिर हमने जो है कैंडिडेटिंग लिखा है, फिर इस तरह इनकम और आगे इस तरह मूव करते जाते हैं। तो अब मैं इसको आप इसके अगर रूल्स अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप किस तरह लिख सकते हो, आप इसको क्या लिखे इफ एल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको ये यानी कि जैसे कि ये एज है, अगर किस एज के होंगे यूथ होगा, मिडिल एज का होगा या सीनियर। तो अगर मिडिल एज का कुछ जो कोई भी बंदा है तो वो क्या करेगा, अगर वो हमेशा लैपटॉप वो परचेज करेगा। इसी तरह अगर वो यूथ है और यूथ के साथ अगर वो यूथ है तो और यूथ होने के साथ साथ वो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, इसको अगर है तो वो परचेज करेगा, अगर नहीं है तो वो कंप्यूटर को परचेज नहीं करेगा। और उसी तरह अगर वो सीनियर है तो सीनियर में अगर कोई भी एज के साथ तो वो सीनियर है और उसके जो क्रेडिट रेटिंग है वो उसकी जो है फेयर है तो वो क्या करेगा, परचेज करेगा। अगर उसकी जो क्रेडिट रेटिंग एक्सीलेंट है तो वो परचेज नहीं करेगा। तो इफ़ एल्स में लिखेंगे, वर्डिंग में जो भी इफ़ एल्स की फॉर्म में सारे को लिख सकते हैं। तो इसी तरह आप एज को लिखना चाहेंगे तो मिडिल में इक्वल टू यस आप इसको भी लिख सकते हैं। तो ये अगर रूल्स आप जानना चाहते हैं किस तरह लिखते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट्स कीजिए किसी किस्म की आप कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो हमारे पास इसका जो गेनिंग इंडेक्स वगैरह वो कैसे फाइंड करते हैं, गेनिंग रेशियो वगैरह भी हम जो हमारे ट्यूटोरियल्स वगैरह में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आईटी के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ की तो आप कमेंट्स करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।